नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में हंगामा मचा हुआ है और हंगामे की वजह है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है, जब नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दिया, जिससे बिहार में और दिल्ली तक हंगामा मच गया। बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। महात्मा फुले की जयंती मनाई जा रही थी और उस पर छगन भुजबल, उसके अलावा बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, उसके बाद बिहार से ही उपेंद्र कुशवाहा, ये सब आए हुए थे। और वहाँ भाषण के दौरान उन्होंने कहा, जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। ये विजय पताका रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का पताका बिहार में भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा मतलब नीतीश कुमार गौन हो गए। और कुछ दिन पहले एक और बयान आया था, आप याद कीजिए, हमने इस पर चर्चा भी की थी। जो अश्वनी चौबे है, बीजेपी के नेता, हालांकि अब सांसद नहीं है, लेकिन आरएसएस के नेता है, वो बीजेपी के भी नेता है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उस समय भी हमने बात की थी और कहा था कि ये नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की तैयारी चल रही है। और इसको लेकर के राजद ने भी, जो राजद के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि ये उनकी प्लानिंग चल रही है। और उसके बाद जनता दल यू की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया तुरंत आई और सम्राट चौधरी ने ही कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री होगा नहीं और 5 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो है बीजेपी का जो चल रहा है, नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की बात, इस पर बिहार में हम लोग लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। जब से उनकी तबीयत खराब हो रही है, हुई बताई जाती है, और जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया जाता है उनको, हर जगह उनको मीडिया जो है उछालता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अब खुद नहीं काम कर रहे हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और उसमें बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं। बीजेपी के साथ कई जो नेता हैं जेडीयू के, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं और किसी भी दिन पार्टी में टूट हो सकती है। तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है, कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे बढ़ती है, और एक अनिश्चय की स्थिति उसने खड़ी कर दी है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, और बीजेपी क्लियर नहीं कर पा रही है। अभी देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के नायब सिंह सैनी ने बयान दे दिया। अश्विनी चौधरी के बयान पर जो है बीजेपी ने कहा फिर कि नहीं, नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारा वही चेहरा है। चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कही, लेकिन कहा कि वही चेहरा है हमारा। अब फिर ये मामला उभरा है, और सम्राट चौधरी को लेकर के आप, मैं थोड़ी सी अगर पीछे चर्चा करूं, तो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया था जब चले गए थे नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जब सरकार बनाई थी तो। और तब जो पगड़ी बांधी थी इन्होंने, सम्राट चौधरी ने, और क्या नहीं, कौन सी बात नहीं कही थी, और यहाँ तक कह दिया था कि अब चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार है, उनको राजनैतिक तौर पे मिट्टी में गाड़ने के बाद ही हम जो है ये पगड़ी उतारेंगे। राजनैतिक तौर पे लगाया था उसके बाद उन्होंने, कि राजनैतिक तौर पे हमने कहा। उसके बाद बीजेपी ने भी ये दाव चला था कि नीतीश कुमार, अगर अब नीतीश कुमार से बचने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और चूंकि जब छोड़ के गए थे तो बीजेपी के लोग खास करके बड़ा परेशान हुए थे कि नीतीश कुमार का कोई हल तो निकालना पड़ेगा। और हल ये निकाला गया कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुर्मी कोयरी, उसमें सेंध मारा जाए। कोयरी का वोट प्रतिशत जो है वो कुर्मी से ज्यादा है। और ये बिहार में चर्चा रहती है कि कोयरी का वोट लेते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार जो कुर्मी है वो सत्ता में है, और कोयरियों की वजह से सत्ता में है। कोयरी के एक बड़े नेता के तौर पे उभरे थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन समय के साथ वो जो है गौन होते चले गए, और उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग जो है समाप्त के करीब है। जो वहाँ
हरियाणा में जो महात्मा फुले का जन्मदिन मनाया गया, उसमें वो भी शामिल थे और छगन भुजबल जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा होते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नहीं कर पाए और अब वो एक तरह से समझिए बीजेपी के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का भरोसा उन्होंने बहुत पहले तोड़ दिया था और फिर नीतीश कुमार उनको अपने साथ लेकर के आए। फिर उनको नहीं लगा कि नीतीश कुमार को जगह दे रहे हैं, डंप कर दिया उनको। तो उन्होंने जो है फिर अलग-अलग पार्टी बना ली। अब उपेंद्र कुशवाहा के बाद सम्राट चौधरी जो है बीजेपी को लगता है कि ये मजबूत सवारी हो सकती है और इसलिए सम्राट चौधरी को बढ़ाया गया। नीतीश कुमार जब अलग हुए आरजेडी के साथ गए तब। अब फिर एक बार जब नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वो उनके नेतृत्व में बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराएगी बीजेपी हरियाणा की तरह, तो ये सीधा-सीधा संकेत है बीजेपी की तरफ से। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनका मुख्यमंत्री होगा। अब कौन मुख्यमंत्री होगा ये बात का विषय है, लेकिन अभी दांव खेला जा रहा है कि नीतीश कुमार को काटना है तो कोयरी को अलग करना पड़ेगा और कोयरी में सबसे मजबूत नेता के तौर पे बीजेपी ने जिसको उभारा है वो सम्राट चौधरी है। और नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है तो हवा में तो बयान नहीं है, ज़रूर ज़ाहिर तौर पे ये जो है इस बयान का मकसद है हलचल पैदा करना और जता देना कि नीतीश कुमार अब हमारे लिए नहीं है। और खास करके जब ये बात आई कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, तो यानी कोयरियों को ये मैसेज दिया जा रहा है या कुर्मी को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि चिंता मत करो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। उसके अलावा देखिए सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो बिहार का चर्चा ज़रूर होती है और जिस तरह से जाति गणना हुई, जाति गणना के बाद हालाँकि वो जाति गणना का जो लाभ मिलना था, पिछड़ों को वो नहीं मिला, जो प्रतिशत बढ़ाया गया था आरक्षण का वो नहीं बढ़ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन वो सवाल अभी खत्म नहीं हुआ और कांग्रेस जब सामाजिक न्याय की बात करती है तो सवाल जो है और मजबूत हो जाता है। लेकिन बीजेपी उसका हल जानती है, चूँकि बीजेपी को जिस तरह का सामाजिक न्याय करना है, उस सामाजिक न्याय में वो जो आरक्षण की जो राजनीति है, उसको पीछे छोड़ना है उसको खत्म करना है। चूँकि वो जानती है कि आरक्षण वाले राजनीति में बीजेपी सत्ता में उसके लिए रहना मुश्किल है और जिस तरह का वो देश बनाना चाहते हैं बीजेपी के लोग या आरएसएस जिस तरह का देश बनाना चाहता है, वो आरक्षण वाली राजनीति में उस तरह का देश नहीं बनेगा। जिस तरह का देश बनाना चाहते हैं उसको मैं अगर 2 लाइन में कहूँ तो वो हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? मनुस्मृति, संविधान खत्म, मनुस्मृति जारी। अब कई लोग कह सकते हैं कि मोदी जी या दूसरे लोग कहते हैं कि संविधान की बात वो करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चल रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से रामजी सुमन के खिलाफ करनी सेना ने किया और पूरा प्रशासन देखता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। तमाम तरह की गालियाँ दलितों, पिछड़ों को दी जा रही हैं। उसको देख कर के स्थिति बड़ी क्लियर है। फिर देखिए जिस तरह से आरक्षण 10% दिया गया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कह करके, वो क्या है? वो भी आरक्षण को कमज़ोर करने वाला है। और जो इन्होंने कहा, उससे समझिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो नायब सिंह सैनी ने कहा कि गरीबों का कल्याण उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। इसलिए विकास का हमारा आधार गरीब सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यानी जो जाति गणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी या बिहार में जो जाति गणना हुआ और जाति गणना को सामाजिक न्याय का आधार माना गया। आप गौर कीजिए कि जो संविधान में जो प्रावधान है पिछड़ों के लिए तो उस समय प्रावधान नहीं था, बाद में 90 में आया, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए जो ये लागू हुआ, उसमें जाति गणना उनकी उसी समय से चल रही है, लगातार जाति गणना हुई और उसमें पिछड़े तो नहीं गिने गए लेकिन दलित और आदिवासी गिने गए। अब आप ये भी देख लीजिए कि 2021 में होना चाहिए था, जनगणना होनी चाहिए थी।
2025 हो गया, 4 साल हो गए, लेकिन जाति गणना पर तो छोड़िए, जनगणना पर भी कोई बात बीजेपी नहीं कर रही है कि जनगणना होगी कब, कब शुरू होगी। तो क्यों नहीं गणना करना चाह रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और जब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि वंचितों की सेवा का संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है, तो फिर वो खतरे को भांप लीजिए, ये खतरा जो है वो किस तरीके का है। और दूसरी बात, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो सभा में कहा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य और केंद्र में भी समाज के लोगों को, यानी पिछड़े समाज के लोगों को भाजपा ने भागीदारी दी है। और उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ संगठन में भी समाज के लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां भाजपा में मिली, यानी जो पिछड़े हैं वो साथ रहे, लेकिन संगठन में भागीदारी मिली, भाजपा में भागीदारी मिली, लेकिन 69,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई उत्तर प्रदेश में, और उसमें पिछड़ों के जो 12,000 सीटें थी, वो पिछड़ों को नहीं मिली आरक्षण के तहत जो मिलना चाहिए था, उस पर केशव प्रसाद मौर्य मौन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछड़े समाज के युवक, लड़के, अभ्यर्थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सुबह हाईकोर्ट के कहने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया है, और लगातार जो है पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में निशाना बनाया जा रहा है। अब जिनको सत्ता मिली है, जिनको लगता है कि हम सत्ता में बने हुए हैं और इसी तरह बने रहेंगे, तो बोलोगे, लेकिन क्या वो पिछड़े के नेतृत्व करता है, पिछड़ों के लीडर है? केशव प्रसाद मौर्य अगर पिछड़ों के नेता होते तो 69,000 शिक्षकों की बहाली में जो बेईमानी हुई आरक्षण में, वो बेईमानी नहीं होती और केशव प्रसाद मौर्य लड़ते हुए दिखाई पड़ते। वो नहीं लड़े कभी। हरियाणा में भी वो बात है। हालांकि हरियाणा में वो कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए जो है, जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, सब्सिडी देंगे, छात्रवृत्ति देंगे। देंगे, कब देंगे? देना होता तो दे देते। कब से सरकार आपकी है? 10 साल, 5 साल वो रहे, फिर अभी आप आ गए हैं, तो कहाँ है वो? फिर मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। मध्य प्रदेश में लगातार जो है इस बात पे हंगामा चल रहा है कि 27% जो भी आरक्षण है मध्य प्रदेश में, वो नहीं मिल रहा है, रोक रखा गया है डॉक्टर मोहन सिंह यादव सरकार द्वारा। डॉक्टर मोहन सिंह यादव जो है यादव समाज से हैं, पिछड़े हैं, तो ये बीजेपी की रणनीति, या कहिए कि आरएसएस की जो रणनीति लगातार इधर देखने को मिल रही है कि आप राजनीति में उसको खड़ा कर दो, उसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको डिप्टी सीएम बना दो, उसको दूसरे मंत्री बना दो, पिछड़ों को, और उसके माथे से या उसके हाथ से वो काम करवाओ, सामाजिक समरसता वाला या कहिए गरीबी वाला। उनका नेरेटिव वही है कि गरीब होते हैं लोग। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि हमारे समाज में लोग 2 प्रकार के ये है, हालांकि 4 उन्होंने कहा था, किसान को भी कहा था कि 7 प्रकार की जातियां हैं, किसान है, महिला है, अमीर है, गरीब है, लेकिन मूल तौर पे वो फोकस करते हैं अमीर गरीब पे। जब आरएसएस के या बीजेपी के किसी नेता से बात कीजिएगा आरक्षण को लेकर के, तो वो अक्सर ये कहेंगे कि आप जाति पे, ये जाति को बढ़ावा देते हैं जब आप आरक्षण की बात करते हैं। गरीब तो सब समाज में है, अमीर सब समाज में है, इसलिए गरीबी पे बात होनी चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। और ये पिछड़े भी बोलने लगे हैं। चिंता की बात यह है, पिछड़ों के लिए चिंता की बात यह है कि पिछड़े भी ये बात करने लगे हैं कि गरीबी के आधार पर तय हो। लेकिन जब तक आप जाति गणना नहीं करेंगे या जब तक गणना नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है, कितना गरीब है, कौन अमीर है, कितना अमीर है? बिहार में जो जाति गणना हुई, उसमें पता चला कि सवर्णों में भी गरीब है, लेकिन ये पता चला कि सवर्णों के पास जो खेत है, वो दलितों, पिछड़ों के पास वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा सवर्णों के पास है। तो जाति गणना होने के बाद पता चलेगा कौन अमीर है, कौन गरीब है। और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जो है, जो भी गरीब है, किसी समाज के गरीब है, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, 2 लाख रुपया देंगे उनको बिजनेस करने के। तो वो एक अलग, वो सामाजिक न्याय का एक मजबूत पहलू बनता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जनगणना हो या जाति गणना हो, उसको इग्नोर कर रही है या उसके खिलाफ माहौल तैयार करती है, उससे जाहिर है अमीर गरीब में भी उसका अपना क्राइटेरिया हो। वो संपत्ति का जिस तरह का बंटवारा है देश में, आप सब जानते हैं कि 10% लोग जो है काबिज है पूरे देश पर। तो 10% लोग कौन है?
कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं जो बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, या राहुल गांधी अक्सर जिक्र करते हैं कि जो 90 सेक्रेटरी हैं उसमें कितने पिछड़े हैं। ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल सारे सवाल न उठे, इसके लिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि पिछड़ों को आगे कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी उसी के तहत आए थे। एक सवर्ण अगर ईडब्ल्यूएस लेकर के आता, 10% आरक्षण जो संविधान में परिवर्तन किया गया, तो शायद विद्रोह हो जाता और पिछड़ों को लगता कि हमारे खिलाफ है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी करते हैं तो लगता है नहीं भाई, नरेंद्र मोदी तो पिछड़ा है, इसलिए उन्होंने पिछड़ा अपने आप को कहा था। डॉक्टर मोहन यादव को इसलिए बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, नायब सिंह सैनी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, ताकि पिछड़े इस छल में रहे कि हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और अक्सर देखिएगा कि जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो चर्चा करते समय कहते हैं कि सामाजिक समीकरण जोड़ने में बीजेपी बहुत तेज है, सबका ध्यान रखती है कि वो संगठन में या पार्टी में उसका इंटरेस्ट कैसे बना रहे और कैसे उनको जगह मिले। लेकिन कोई इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो एजेंडा लागू करते हैं, जो नीति नियम बनाते हैं, क्या उस नीति नियम में पिछड़ों के लिए स्थान है? उस नीति नियम में क्या दलितों के लिए स्थान है? उस नीति नियम में क्या आदिवासियों के लिए स्थान है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से अस्पताल और जिस तरह से शिक्षा महंगी हुई है, शिक्षा जिस तरह से महंगी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से महंगी हुई है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? खास करके शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जाहिर है सबसे ज्यादा संख्या में जो है पिछड़े, वही सबसे ज्यादा उसका दुख भोगेंगे। लेकिन बीजेपी जो नैरेटिव चला रही है, उसमें नैरेटिव चला रही है कि हम भागीदारी दे रहे हैं, और पिछड़ों को पिछड़ों से कैसे काटा जाए। पिछड़ों को काटने के लिए पिछड़े ही लगा दो राजनीति में, और बोलने के लिए पिछड़े को ही खड़ा कर दो, ताकि वो आरक्षण के खिलाफ बोले और आरक्षण खत्म कर दिया जाए। यही इनकी मंशा है। आरक्षण खत्म करने का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? तो ये सारी चीजें हैं, और बिहार में इसको लेकर के अब नीतीश कुमार क्या रिएक्शन देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग अब अपनी पार्टी कैसे बचाते हैं, ये उनके सामने सबसे बड़ी चिंता उभर के आई है। हालांकि सम्राट चौधरी ने सफाई दे दी, लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचा है, ये नीतीश कुमार की पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। और मुझे लगता है जल्दी कोई खबर आपके पास आएगी। और वैसे में दिल्ली में सरकार भी गड़बड़ाएगी, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के किया जा रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उकसाया जा रहा है मामले को, क्योंकि उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में अगर दंगा भड़का है मुर्शिदाबाद वगैरह इलाकों में, तो उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। और बिहार में अगर पड़ेगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तो वोटों के ध्रुवीकरण में सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को मिलेगा। और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ऐसे भी किनारे हो जाएंगे, और इसका रिप्रकशन फिर वहां भी पड़ेगा। जो तमिल तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू है, चूंकि उनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं चिराग पासवान, चाहे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, तो क्या उनकी राजनीति चलेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। कल हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।